साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार और कथाकार मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी राय प्रवीण। गोविंद गाइड को खोजना ढूंढना नहीं पड़ता। झांसी स्टेशन पर जो वातानुकूलित मिलगाड़ियाँ रुकती हैं या कि जब शताब्दी एक्सप्रेस आती है, वो गहरी पीली टी शर्ट और सलेटी रंग की ढीली पैंट पहने सिर के लंबे बालों को उंगलियों से कंघी सी करता हुआ हाजिर मिलेगा। खास तौर पर शताब्दी आते ही उसकी देह में बिजली का सा करंट दौड़ जाता है। बोगी नंबर 7 से एग्जीक्यूटिव क्लास तक आता जाता भागम भाग मचाते हुए देख लो। कभी अंदर तो कभी बाहर उतरा चढ़ी में आतुरता से मुसाफिरों का जायजा लेता हुआ। सुनहरे बालों वाले गोरे पर्यटकों को देखते ही उसके भीतर सुनहरी सूरज जगमगाने लगता है। अपनी बोली तुरंत बदल लेता है और जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन भाषा में मुस्कुराकर गर्मजोशी से अभिवादन करता है। 26 वर्षीय गोविंद की आंखों में अनोखी चमक रहती है। भले ही कद लंबा होने के कारण काठी दुबली सही, रंग तनिक सांवला, माथा ऊंचा और नाक छोटी, दांत सफ़ेद साफ, कुल मिलाकर पर्सनैलिटी निखार कर रहता है। धंधे की जरूरी शर्त। देशी पर्यटकों को वो तीर्थयात्री से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। वे ऐतिहासिक धरोहर को बेजायका चीज़ समझकर धार्मिक स्थानों की शरण में जाना पसंद करते हैं। इनके चलते गाइड को उसका मेहनताना देने की अपेक्षा महंत और पुजारियों के चरणों में दक्षिणा चढ़ाना ज़्यादा फायदे का सौदा है। भाई परलोक सुधारने का ठेका। लेकिन गोविंद ही कब परवाह करता है। विदेशियों की जेब झाड़ना उसके लिए खासा आसान है। माई बाप, पालनहार, मेहनत और कला के कदरदान विदेशी मेहमान। उसे ही क्या, सभी के प्यारे हैं विदेशी। तभी तो खजुराहो के घुन गाइड उसका धंधा खोखला करने पर लगे रहते हैं। गोरे लोग देखे नहीं कि मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे। अंग्रेज बनकर ऐसे बोलेंगे जो होंठों के बीच छिरिया की रेंड़ी दबी है। ओरछा कुछ नहीं सर, एकदम डर्टी, बोगस। जाड़ा में भी लू लपट, गर्मी में फायर का गोला, रेनी सीजन में मड ही मड। टूरिस्ट लोग इल हो गया था, डॉक्टर भी नहीं, नो मेडिसिन। गोविंद के कानों में गर्म सलाखें कोसता रहता है कोई, लेकिन उसे पछाड़ना आसान नहीं। साथ आए अनुवादक से आंख मारकर मिली भगत कर लेता है। पैसा सबकी कमजोरी है। पूरी बात मुसाफिरों तक जाने नहीं देता ट्रांसलेटर। गोविंद होठों तक आई माँ बहन की गालियों को जज्ब कर जाता है। अनुवादक का क्या, गालियों का ही रूपांतरण कर डाले और बदले में अधिक रकम की फरमाइश धर दे। बेईमानी के अपने पैतरे हैं जो धंधे के हिसाब से शिकंजा कसते हैं। गोरे समूह के साथ हो लेता है गोविंद। सर, ओरछा। मैम, यू हैव हर्ड अबाउट राय प्रवीण? नहीं, राजा इंद्रमणि सिंह की प्रेमिका, ए स्टोरी ऑफ ट्रू लव। खजुराहो से पहले ही बेतवा नदी के किनारे किला और राय प्रवीण का महल। लहरों पर नाचती है आज भी वो नर्तकी, बिलीव मी। पीठ और कंधों पर भारी वजन लटकाए हुए चलते पर्यटक स्त्री पुरुष उसकी बात पर अचानक तवज्जो देते हैं और वो मगन मन बोलता ही चला जाता है। मुगल पीरियड में बादशाह अकबर का दिल ले उड़ने वाली राय प्रवीण। गोविंद ये बात अच्छी तरह जानता है कि ओरछा के मुकाबले खजुराहो की शान धरती से आसमान तक फैली हुई है। संभोग रथ युगल मूर्तियों की कल्पना में उड़ती आई पर्यटकों की टोली ओरछा में क्या पाएगी। ले देकर एक टूटा फूटा मामूली सा किला, सादा रूप, राम राजा का मंदिर और ऋतुओं के हिसाब से भरती सूखती बेतवा। एकदम प्रकृति का अनुचारी कस्बा। रुकने ठहरने के नाम पर सबसे बड़ा माना जाने वाला होटल शीश महल। नाम बड़े और दर्शन थोड़े। कई बार जब टूरिस्ट उसके हाथ से फिसल जाते हैं तो वो ऐसी बातें सोचकर दुखी होता है और पर्यटकों को देखते ही फिर चालू। किले में आज भी राय प्रवीण की बीना गूंजती है सर। जुबान की गति के हिसाब से हाथ नचाता, लोगों से कदम ताल मिलाता हुआ अपने ग्राहकों पर बातों के लच्छे फेंकता चलता है। जो हारना नहीं चाहता हो खजुराहो के आधुनिक वैभव से। अपने प्रेमियों को पुकारने वाली बेचैन प्रेमिका अप्सरा रंभा, एकदम आपके माफिक मैम। उसने साफ झूठ बोल दिया।
विदेशी लड़की गोरी तो थी मगर खासी बदशक्ल। उसने एक इटालियन लड़की को इस तरह बहकाया था। गोविंद के सफ़ेद झूठ को सच मानते हुए वो खुद को राय प्रवीण समझने लगी थी और पूरे पूरे दिन राय प्रवीण के महल के एकांत में बैठी रहती थी। वो किले के नीचे बने ढाबों से तवे की रोटी और आलू की रसीली सब्जी लाया करता था। बोलता था राय प्रवीण यही भोजन किया करती थी। कैसे न बोलता, इस बस्ती में गोश्त मछली कहाँ। अच्छा पैसा ऐंठा था उस विदेशिनी से क्योंकि वो पैसे वाली थी और गोविंद की उन दिनों फाका मस्ती चलती थी। राय प्रवीण जवान, खूबसूरत और नाचने गाने वाली वेश्या। विदेशी लोग भले खुले जीवन के आदी हों, भारतीय स्त्री की आज़ादी की ये शैली उनके लिए जादू की तरह दिलचस्प और अद्भुत थी। यदि ऐसा ना होता तो गोविंद के ओरछा को कौन देखता। गोविंद बताता, ये जीवित कथाएं हैं सर। किले में गूंजती हुई आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। गोरे लोग भारी सीनों में सांस रोककर आंखें फैलाने लगते हैं। मैले दांतों से डरी हुई मुस्कुराहट झरती है। तब गोविंद को लगता है कि उसने टूरिस्ट पर अपना जाल डाल लिया है। अब ये खजुराहो जाने की जल्दी में नहीं है। वो पर्यटकों के आगे आगे चलता है छाती फुलाकर, किले को गर्व से देखता हुआ। जिस दिन वो ओरछा में पर्यटक बटोर कर खड़े कर देता है, खुद को राजा इंद्रमणि सिंह से कम नहीं समझता। और यदि वो टूरिस्टों को नहीं ला पाता, राय प्रवीण की कथा नहीं कह पाता, तो उसके पाँवों में टीसे मारती हैं और जुबान पर फफूंद सी चढ़ जाती है। गोविंद बताता है, ये कंचना घाट, बेतवा का निर्मल पानी, और वो देखिए सामने राजा वीर सिंह जू देव की छतरी, साथ में अनेक छतरियाँ राजा लोग की यादगारें। तस्वीर लीजिए, इस पॉइंट से एकदम साफ आएगी, लीजिए ना। गोविंद अपने ओरछा को हर एक टूरिस्ट के दिल में उतार देना चाहता है। ये स्मारक, मेमोरियल्स ओरछा नरेशों के सत्य, न्याय, दान, धर्म, शूरता, वीरता, साहित्य और संस्कृत की कितनी यादें ही समेटे हुए हैं। कहकर फुर्ती के साथ अनुवादक को संकेत देता है, समझाओ सब लोगों को। कंचना घाट पर लोक माता बेतवा की धारा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों की भस्म दिल्ली से लाकर प्रवाहित की गई थी। वो आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेता है। कंचना घाट नाम कैसे पड़ा? बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हुआ ऐसा कि जिस समय मधुकर शाह का राज तिलक हो रहा था, उसी मुबारक मौके पर ग्वालियर की नर्तकी कंचना नृत्य करने बुलाई गई। सर, मयूरी नृत्य कहकर वो अपनी दोनों दुबली बाहों को पंख की तरह फैला देता है और एक पाँव पर खड़े होकर मोर बन जाता है। धीरे धीरे फिरकी मारता है। नृत्य क्या था? मन भेदी बाण। राजा राजदरबारी अर्धमूर्छित हो गए। मदिरा का सा नशा। रात ढल गई, भोर होने वाली थी। लोग सोए न जागे। खुमार टूटा तो देखते क्या हैं, कंचना नाचने वाली ग्वालियर जाने की तैयारी कर रही है। राजा रजवाड़ों की अपनी ही तर्ज होती है। जो चीज़ पसंद आ जाए उसे छोड़ना कैसा, भले खून खराबा हो जाए। फिर कंचना की औकात क्या, जो राजा का हुक्म ना माने। उसे रोक लिया, बदले में राजसी रुतबा दिया। कहते हैं वेश्या किसी की सगी नहीं होती, लेकिन कंचना वेश्या पूरी उम्र यहीं रही। मरने के बाद उसी नर्तकी के नाम पर इस घाट का नाम दिया कंचना घाट। जब तक बेतवा रहेगी, कंचना रहेगी। गाइड का खास गुण होता है किस्सों में दिलचस्पी बनाए रखना। कहानी आगे बढ़ती है। कंचना ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। नाम रखा सावित्री। सावित्री हमारे पुराणों में ऐसी सती का नाम है जो पति के प्राणों के लिए मौत के देवता यमराज से लड़ी थी। पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता हमारे समाज में बड़ा सम्मान पाती है, देवी की तरह माना जाता है उसे। कंचना वेश्या थी। उसे जीवन भर पतिव्रता होने के सामाजिक सम्मान की ललक बनी रही। बेटी का नाम इसीलिए रखा सावित्री। वो बीच में रुकता है, और ये है कवि केशव संस्थान, उस समय के नामी कवि। संस्थान के पास पर्यटकों के समूह के साथ 5 मिनट के लिए ठहरता है। इनकी कविताई का क्या कहना। देश के ओर छोर तक इनके कठिन काव्य से दहलते थे साहित्याचार्य। चलने के साथ ही फिर छूटी बात का डोर थामते हुए बोलता है, हाँ तो सर, सावित्री जब बड़ी हुई, राजा इंद्रमणि सिंह गद्दी पर बैठ चुके थे। आइए अब किले में चलते हैं।
अपने पर्यटकों के साथ किले की ओर जाने वाली ऊंचाई पकड़ती सड़क पर बढ़ रहा है, हाथों से दाएं बाएं इशारा करता हुआ। देखिए, यहाँ से बेतवा की धार में चांदी सी चमकती लहरें, धूप नाच रही है पानी पर, और इधर बस्ती, छोटे बड़े कच्चे पक्के घर। किले में घुसते उसे राय प्रवीण के महल में पहुंचने की जल्दी रहती है। मन काबू में करके रनिवास दिखाता है, राजाओं की वैभव भरी शौर्य कथाएं कहता है। पर्यटक बराबर स्थायी तौर पर मुस्कुराते रहते हैं कि आ पहुंचा गुलाब बाग में। सामने राय प्रवीण का रहवास, ऊंची ऊंची मजबूत सीढ़ियां चढ़ता हुआ, उमंग और उत्साह बिखेरता, अपने साथ आए लोगों को बार बार मुड़कर पीछे देखता है। गर्व और उल्लास की लहरों से खेलता हुआ गोविंद गाइड आज राय प्रवीण का सारा इतिहास खोलकर रख देता। तप और सिद्धि एक साथ अशर्फियों भरी तिजोरी उड़ेल कर दिखाता हो, जैसे एक एक ठोस सुनहरा सिक्का। वो देखिए राय प्रवीण, ऊपरी मंजिल के मजबूत दालान की दीवारों पर नृत्य मुद्रा में सबका स्वागत करती हुई नर्तकी। गोविंद अपने ही घर में ले आया है पर्यटकों को। इस संसार में उसका है ही कौन। एक बूढ़ा बाप था, 4 बरस पहले स्वर्गवासी हुआ। अब वो राय प्रवीण, जिसकी वजह से कमाता है, खाता है और उसी के दम पर जिंदा है। ये किला ही उसकी खेती है, आज की कमाई। पैंट की जेब पर हाथ धरते ही गोविंद के मन में एक खूबसूरत लड़की अवतरित होती है। जुल्मिन मुस्कुराती है। उसका सांवला सलोना मुखड़ा कब से संजोए बैठा है। बीते हुए जीवन की शेष घड़ियां जो पीछा नहीं छोड़ती, उन्हीं के साथ उसका जीना मरना बंधा है। ओरछा के माणिक दास इंटर कॉलेज में सावित्री और वो साथ साथ पढ़ते थे। गणित मास्टर साहब की बेटी सावित्री गणित में ही एकदम फिसड्डी थी। बाप से मार खाती थी, क्योंकि गणित जैसे जौली विषय में फेल हो जाने को गणित मास्टर साहब जीवन में असफल हो जाने का प्रथम और अनिवार्य लक्षण मानते थे। बेअक्ल लड़की का भविष्य गर्त में डूब कर रहेगा। गणित मास्टर साहब जब बेहद निराश होकर एकदम उदास हो जाते तो आशा की कमान उनकी छोटी बेटी दमयंती संभाल लेती और खटाखट सवाल निकाल कर बाप के समक्ष धर देती। बस इसी बिना पर उसने पिता का सारा दुलार हड़प लिया था। बड़ी बहन एकदम बेदखल। सीधी बुद्धू सावित्री और भी सहम सिकुड़ गई। सिकुड़ जाना स्वाभाविक था। 10वीं कक्षा को वो शुद्ध नकल के दम पर लांघ पाई थी, जिसमें दमयंती ने अपनी कुशलता और प्रतिभा का परिचय दिया था। पर्चे हल करके परीक्षा कक्ष पहुंचाए थे। सावित्री के किशोर जीवन में कभी कोई इस तरह की संभावना बन जाएगी, ये खुद उसने भी नहीं सोचा होगा। वो तो 11वीं के छमाही इम्तिहान में अनुत्तीर्णा का अनुष्ठान पूरा करके अपना बस्ता समेटने के बाद स्थायी रूप से घर की रसोई संभालने जाने वाली थी। लेकिन हिंदी मास्टर साहब ने सबको हैरत में डाल दिया। जो लोग सावित्री जैसी ठस जेहन लड़की को जानते थे, उनके लिए खासे कौतूहल की बात थी। घोषणा ने सहपाठियों को कम और उसके पिता को ज़्यादा स्तब्ध कर डाला। सावित्री राय प्रवीण बनेगी। नाटक हो या जीवन, कोई भी पिता अपनी बेटी को वेश्या के रोल में उतरते देखना चाहेगा, बशर्ते कि उसे राजाश्रय जैसा गरिमा में आसरा न मिला हो। गणित मास्टर साहब गुस्से में सावित्री की कोई हड्डी न चटका दें, उससे पहले प्रिंसिपल साहब ने उन्हें अपने ऑफिस में आदर सहित कुर्सी पर बिठाना शुरू कर दिया। मामला स्कूल की प्रतिष्ठा का था और मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री से भारी रकम की मंजूरी लेनी थी। नाटक के बहाने धनराश उनसे ऐंठी जा सकती थी तथा ज़रूरतों को विस्तार से समझाया जा सकता था। अभी तक ओरछा को पर्यटकों ने ही नहीं, मंत्रियों ने भी उपेक्षित कर रखा था। वे सब भाग भाग कर खजुराहों में विश्राम करना चाहते थे, भले कोई कन्या मंत्री क्यों ना हो। 5 तारा होटल के साथ सब कुछ 5 तारा। गोविंद उस नाटक में राजा इंद्रवर्ण सिंह बना था। तभी वो सावित्री के इतने नज़दीक आया था कि याद है उसे, सावित्री अपनी कुर्ती उतार रही थी। ऐसा जताया जैसे उसे क्या पता। उसकी नंगी पीठ सामने थी, वो क्या करे। अचानक मुड़ पड़ने के कारण मटमैले रंग की छोटी छोटी छातियाँ। वो पगला सा उसे देखता रह गया। बिन छुए ही लगा था कि उसने हाथ धर दिया है। महीन रोम वाली ठोस छातियाँ, मीठे ताप की लौ जल उठी थी। वही लौ सावित्री के सांवले चेहरे पर फैली थी, पेट पर होती हुई कमर तक गई थी। यकायक होश आया तो चिल्लाई, ए धत,
भागो यहाँ से। गोविंद एकदम से भागा। उस बोली की सुरीली घंटियां आज तक कानों में बजती हैं। पीठ और छातियों के मखमली रोमों का अभिलेख गोविंद की नज़रों की मार्फत सारे ओरछा पर फैला हुआ है, जिसको वो शब्दों की सुरीली लय देकर पर्यटकों को मुग्ध कर देता है। कंचना नर्तकी की बेटी सावित्री गीत, संगीत, गायन, वाद्य, कविताई और अनेक विद्याओं तथा राजसी तहजीब के चलते बात व्यवहार की महिमा गरिमा के निभाव में पारंगत हो गई। कवि केशव उसके गुरु थे। राजा की कृपा से सब सुलभ था। नाटक में भाग लेने पर सावित्री अपने आप को राय प्रवीण ही मानने लगी। अपनी पूर्व स्थिति से उसका रूपांतरण हुआ। दरअसल ये उसके मन का पसंद था। पलाशी खुमार भरी आंखें, तांबई खोपड़ों से अंग, राजसी रंग ढंग, वैसे ही तेवर, मानो नाटक के बहाने ही खुलकर मैदान में आ जाना चाहती हो। गायन वाद्य को लेकर गाने बजाने का जुनून चढ़ गया। लेकिन हारमोनियम बाजा कहाँ से आए? नाटक ही तो है, जरूरी है कि। मानो वो खुद से ही तर्क करते हुए बुदबुदाई, पर जिसकी लागी हो लगन। चमर टोले के सूर्य का ध्यान आया और वहीं जा पहुंची। कोई ठहर सकता है सूर्य के पास, वो भी एक मुलायम कोमल लड़की। सूर्य की देह पर मैल की मोटी मोटी तहें चढ़ी रहती हैं, चीकट लटों से बेशुमार जुएं, मुंह की दक्षिण दिशा से ढाएं ढाएं तुपक के गोले कि आधा मोहल्ला बसा जाए। मटर की रोटी खाने वाला आदमी सभ्यता की किस हद तक अपने को साध सकता है? सूर्य को अपनी देह का भी होश कैसे रहे? दृष्टिहीन आदमी सावित्री के बाएं दूध से अपना घूंटा रगड़ता रहता था। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तक तो वो अंधा सावित्री की शलवार तक हाथ चला चुका था, मगर सावित्री की देह में राय प्रवीण का वास था। राजा और सूर्य में क्या भेद? दोनों ही अपनी कीमत वसूल करे बिना मानेंगे भला? कंचना नर्तकी की बेटी वीणा बजाती तो महल झंकृत उठता, कविता करती तो विद्वान दांतों तले उंगली दबा लेते। प्रसन्न होकर राजा इंद्रमणि सिंह ने सावित्री को राय प्रवीण का खिताब बख्शा, अपनी रानियों से ज़्यादा सम्मान दिया, उसको पाकर अपना जीवन धन्य समझा। गणित मास्टर साहब विधुर आदमी बेटी की बेजा हरकतों से तंग आ गए। सावित्री की संगीत विद्या समाप्त होने पर न आती थी। इधर धीरज जवाब दे गया। एक दिन वे किचकिचाते हुए चमर टोले पहुंच गए और बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी गाती हुई सावित्री को झोटा पकड़कर घसीट लाए। गली में स्त्री पुरुष तमाशा देखने निकल आए। राजा इंद्रमणि के संवाद रटते हुए गोविंद के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, हे अध्यापक पिता, तू समाज में सम्मान पाता है। तुझसे तो अच्छी वो वेश्या थी जिसने अपनी बेटी को तरह तरह की विद्या सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। बस इसी जिद में कि राजा इंद्रमणि सिंह से एक अध्यापक बाजी मार रहा है, गोविंद ने सावित्री को साइकिल चलाना सिखाया था और महसूस किया था राय प्रवीण घोड़े पर सवार है। वीरता अपने आप ही झलकने लगी थी सावित्री के चेहरे पर। नाटक हुआ। राजा इंद्रमणि सिंह के राज्य में सब जगह शांति और आनंद था। ओरछा छोटा सा नगर था, मगर बड़ा सुंदर था। बेतवा नदी का पानी अमृत के समान था। पहाड़ी पर ऊंचे ऊंचे करदही खैर के वृक्ष, पलाश, दूधी, सेमल और कदम्ब के फूलों से शोभायमान वन, करौंदी के सघन कुंजों से बहती मादक बयार, जहाँ पशु पक्षी ही नहीं विचरते, ओरछा जन भी निर्भीक रमण करते थे। मंदिर का ऊंचा शिखर और किले की सुदृढ़ प्राचीरें, घर घर गायें और पिंजरों में तोता मैना थे। पिछवाड़े बगीचा। सूत्रधार घोषणा करता है, मगर शांति में व्याघात। इंद्र सिंह का छोटा चचेरा भाई पहाड़ सिंह गद्दी हथियाना चाहता था, इसलिए उसने एक युक्ति चलाई। बादशाह अकबर से मिलने चला गया। साथ में था एक बहुमूल्य संदेश। पहाड़ सिंह जानता था कि बादशाह अकबर की कमजोरी क्या है। हरम में अनेक पत्नियां, उप पत्नियां होने के बावजूद वो आदमी औरत के लिए ललचाता रहता है और कला के नाम पर हिंदू स्त्रियां रंडियां बनाई जाती हैं। राय प्रवीण के बारे में बताया जाएगा तो आपे में नहीं रहेगा। सो बस अकबर को लालची मानकर घी में भीगी रोटी का टुकड़ा दिखाया पहाड़ सिंह ने और अपने लिए बर्बर लालच खरीद लेना चाहा। अकबर लपक पड़ा।
पहाड़ सिंह का मकसद सिद्ध हुआ, क्योंकि राय प्रवीण से अलग होकर राजा इंद्रमणि सिंह प्राण त्याग देंगे, ये पक्की बात मानी जाती थी। सच में ही जब ये संदेश पहुंचा कि राय प्रवीण को आगरा के लिए रवाना किया जाए, नहीं तो ओरछा राज्य को तहस नहस कर दिया जाएगा, मोहर अशरफियों का नजराना भी देना होगा, सुनते ही इंद्रमणि सिंह पीले पड़ गए। जल्दी से जल्दी आपातकालीन बैठक बुलाई गई। दरबारियों से मशवरा किया गया। सभी ने एकमत होकर कहा, महाराज, एक नाचने वाली के पीछे आप ओरछा को नष्ट करा देंगे, हमें ये माने नहीं। आप इस आफत की पुड़िया को जल्दी से जल्दी अकबर के दरबार में पेश कर दें, जिससे राज्य में अमन चैन कायम रहे। इंद्रमणि सिंह ने सबकी सुनी, लेकिन की अपने मन की। जो स्वप्न में भी न सोचा हो उसे हकीकत में बदल दें? नहीं, ये संभव नहीं। उन्हें दिन चैन न रात को नींद। राय प्रवीण रोज की तरह वीणा बजाकर उन्हें सुलाने के लिए आई तो राजा फो फो करके रो पड़े। दिन में संध्या समय आनंद मंडल बाग में जब राय प्रवीण उनके साथ विहार करने निकली तो राजा की टांगें लड़खड़ा रही थीं, पगड़ी और अंगरखी मैली मैली सी। वो हाथ पकड़ के उन्हें गुलाब बाग में ले गई तो राजा ने दुख भरी आवाज़ और कातर निगाहों से पूछा, प्रवीणा, बाग की रंगत क्या हुई? राय प्रवीण विकल हो गई। आज राजा कैसी बात कर रहे हैं? क्या ऐसे हताश हो गए? आपको बिछोह इस कदर सता रहा है? मैं आपको छोड़कर उस म्लेच्छ के पास हरगिज नहीं जाऊंगी। आप देखते हैं ये किला, मेरा प्रेम ऐसा ही दुर्भेद्य है, अकबर हार जाएगा। मगर धमकी पर धमकी आ रही थी। राजा ने कवि केशव को बीरबल के पास भेजा कि हिंदुओं की रक्षा और स्त्रियों के शील को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। लेकिन बीरबल, माना कि वे यवन नहीं थे, पर यवनों के गुलाम तो थे। केशव से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, बहाने के रूप में। राजा चारों ओर से निराश हो गए, फिर भी राय प्रवीण को अपने प्राणों की तरह ही नहीं छोड़ना चाहते थे। सेनाएं ओरछा की सीमा पर आ गईं, तोपें दागी जाने लगीं, त्राहि त्राहि मच उठी। इंद्रमणि सिंह ने आंख कान बंद कर लिए। राय प्रवीण को धक्का लगा, मेरे कारण समस्त राज्य नष्ट हो जाएगा, बेतवा के पवित्र जल में खून बहेगा, औरतें बेआबरू, बच्चे अनाथ, ओरछा मिट जाएगा तो मैं कहाँ? ओरछा है तो राय प्रवीण है। महाराज, मुझे आज़ाद करो, मैं आपकी रानी नहीं, पत्नी नहीं, वेश्या हूँ। वेश्या स्त्री होती है मगर आज़ाद स्त्री। मेरा हक मत छीनिए। हाँ, इतना अवश्य है कि जहाँ तक वश चलेगा आपके पास पवित्र शील और धर्म की रक्षा करती हुई लौटूंगी। इंद्रमणि सिंह तड़प उठे। राय प्रवीण आगरा के लिए रवाना हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जगमगाते दीवाने खास में तख्ते ताउस पर बादशाह अकबर और कुछ छोटी गरिमा वाले रत्न जड़ित सिंहासन, जिन पर आजू बाजू नवरत्न बैठे हुए थे। तो ये हैं जिनका मकसद भोग, मज़ा और लूट है। नवरत्नों ने कहा, अपरूप। अकबर ने उसकी कवित्व में प्रशंसा की। राय प्रवीण ने कवित्व में ही उसका धन्यवाद किया, लेकिन मन ही मन सोचा, कला को बेचने वाले ये लोग, अपने ही लोग, मेरी आबरू को भी नीलाम होते देखने के लिए बेसब्र हैं। यदि सचमुच ही ये विद्वान थे तो बीरबल ने अपना हाथ क्यों खींच लिया? कोई विद्या भी आदमी को डरपोक बनाती है। या तो ये विद्वान नहीं या फिर अपने नहीं, सत्ता के गुलाम है बस। दोनों ओर से कविताई चली। कवि केशव की शिष्या को हराने वाला भला कौन था? अकबर हार गया या हार जाना चाहता था। रूप के आगे अच्छे अच्छे ऋषि मुनि धराशायी हुए हैं। अंत में बादशाह ने बड़े विनय भाव से ये कहा, हूर, तू निपुण है, कुशल है, 9 कलाओं और 64 विद्याओं में पारंगत है। अपना जीवन ओरछा जैसे बीहड़ गांव में बर्बाद न कर, तेरी जगह दिल्ली और आगरा में है। राय प्रवीण हिम्मत से खड़ी रही, पर भीतर ही भीतर कांप गई। उसको अपनी माता कंचना की याद आई, जो ग्वालियर की राज नर्तकी थी, लेकिन मधुकर शाह ने बलात् ओरछा में ही रोक ली थी। राय प्रवीण क्या करें? उसकी जन्मभूमि ओरछा है, उसकी कर्म भूमि ओरछा है, उसका सर्वस्व ओरछा है। सोच विचार में उलझी रही। अकबर अपने बादशाही रुतबे के चलते जल्द से जल्द उसकी हाँ सुनना चाहता था। कवि केशव की बुनाई हुई सावित्री को युक्ति सूझी। खड़े ही खड़े दोहा रच डाला और हिम्मत से सुना दिया।
विनती राय प्रवीण की सुनिए चतुर सुजान, झूठी पाथर भकत है बारी वायस्वान। अर्थात, हे बादशाह, मैं राजा इंद्रमणि सिंह का झूठा भोजन हूँ, और झूठा भोजन 3 जातियाँ ही खाती हैं, मेहतर, कौआ और कुत्ता। कहकर अर्थपूर्ण निगाह से देखा अकबर की ओर, नवरत्नों की ओर। दरबारी हतप्रभ थे। अकबर का थूक सूख गया। बीरबल को कोई तर्क न सूझा। अकबर ने शर्मिंदगी और ग्लानि से बचने के लिए राय प्रवीण को मोहन अशर्फियाँ देकर विदा किया। सावित्री को इतनी तालियां मिली कि उसका सिर ऊंचा हो गया। अब गणित में फेल हो जाने का उसे कोई गम न था। नाटक संपन्न हुआ तो रात हो चुकी थी। केवल एक ही लट्टू टिमटिमा रहा था। सावित्री पड़ोसिन भाभी से मांगा हुआ लहंगा दुपट्टा बाहों में चपेटे अपने घर की ओर चली जा रही थी कि गेंदा की फूल की झाड़ी से आवाज़ आई, राय प्रवीण जाने मन। जिसके साथ महीनों अभ्यास किया हो, भला आवाज़ पहचान में ना आएगी। बलदेव, नाटक का अकबर, जवाब दे ही रही थी कि पतंगे की तरह उड़ते हुए पिताश्री दिखाई दे गए। अकबर से नहीं, वो बाप से डरी, और इतनी डरी कि बाहों में बिछा लहंगा दुपट्टा गीली क्यारी में गिर गया। फिर पिता की दहशत भी न रही। 100 चिंताओं की एक चिंता की ओढ़नी मैली हो जाने और लहंगा लिथड़ जाने के लिए जवाब क्या देगी? जान से कीमती राय प्रवीण का लहंगा। सावित्री भले ही खुद को राय प्रवीण मानती रहे, क्योंकि इंद्रमणि सिंह थे, अकबर था, केशव थे, बीरबल थे, मगर जमाना तो वो न था। सूर्य चमार ने देह से देह बढ़ाकर बाजा बजाया है। बेतवा के उस पार जंगल वाले मैदान में छिनट्टा गोविंद के संग साइकिल पर सवार हुई चौल मौल करती फिरी है। गुलाब बाग महल की सीढ़ियों पर दिन बखत पकड़ा महल के प्रबंधकार ने। रूपलोभी प्रबंधकार महालुच्चा। गोविंद को गाइड किसके दम पर बनाया है? सावित्रिया के करिया अर्थात कमर के दम पर ही ना। रंडी छोत। वही बात कि राण का पूत बिगड़े रणुआ की धिये। सावित्री के पास इन सवालों के सचमुच ही जवाब नहीं थे। पिता पूछ पूछ कर थक गए। उसने एक हरफ भी न कहा। बेटी के बाप की नाक काट लेने के लिए इस तरह की एक ही कटारी काफ़ी होती है। यहाँ तो 3-3 तलवारें लटका दी गईं। इतनी बिगड़ी हुई लड़की के लिए जगह कहाँ है? पिता तय नहीं कर पा रहे थे, और लोगों का सामना करने की हिम्मत उनमें थी नहीं। उन्होंने सावित्री को कुछ न कुछ बहाना लेकर मनमाने तौर पर पीटा। छोटी बहन बचाती थी तो गणित मास्टर साहब रोने लगते, फौं फौं। उन्हें दौरा सा पड़ जाता। अपनी मृतका पत्नी को पुकारते कातर सुर में, तुम जहाँ कहीं हो चली आओ, इस बिगड़ैल घोड़ी के मुंह में लगाम डालकर खींचो, घर के कोठे में बंद कर दो, और हर चौकस पहरेदारिन माँ की तरह चौकीदारी करो। मैं तब तक लड़का खोज लूँगा इसके लिए। वहाँ बदचलनी करेगी तो अपने आप दागेगा। मेरा जीना हराम कर दिया। ये बेटी के रूप में नागिन चंडालनी। कारगर उपाय केवल ब्याह। एक हाड़ मांस का मर्द मिल जाए बस। वे इस वजनी गठरी को उसके दरवाजे पर पटक कर गंगा नहा आएंगे। गोविंद ने सुना तो लगा कि इस सुनहरे मौके पर वो अपने आप को पेश कर दे, लेकिन नाटक का नायक गणित मास्टर साहब के हिसाब से सावित्री की दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक था। लड़की को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, हो सकता है सोती हुई का गला ही कोट डालें। गुस्सा बुरी चीज़ होती है, वो भी समाज से तिरस्कृत होने का गुस्सा। सावित्री की जिंदगी अहम हो गई थी उसके लिए, नहीं तो काम बड़ा आसान हो जाता, मगर वो राजा थोड़े ही था। सावित्री का संजोग और गणित मास्टर साहब का भाग्य। ओरछा से 20 मील आगे बेतवा की ओर एक गांव है फतेहपुर। वहीं का वीरेंद्र मिल गया वर के रूप में। कक्षा 9 में 3 बार फेल होने के बाद खेती संभाल ली थी। छोटी पूंजी का आदमी। मास्टर साहब के लिए इस समय वही बेताज बादशाह था। फिर भी माथे पर हाथ मार कर विलाप सा करते रहे थे। सावित्री अपने हाथों ही फोड़ लिया मुकद्दर। क्या ज़रूरत थी इतना उड़ने की, जात को जात में जा बैठने की, उस आवारा लुच्चा की संगत करने की। बेटी, आज तू राजरानी होती, प्रिंसिपल साहब ही अपने लड़के के लिए। सोच ले आज हमारी क्या कीमत होती। पर फूटी मटकिया कौन ले जाएगा अपने घर? बस वीरेंद्र तो योग कतई न था, पर वही फूटी मटकिया। पिता की गर्दन हल्की हुई। सावित्री सिर का बोझ ही नहीं, घर का गांव का बोझ थी। चली गई। गोविंद ऐसा प्रेमी नहीं था कि दीवाना हो जाए।
नाटक न खेला होता तो कौन सावित्री, कहाँ की सावित्री। हाँ, इतना जरूर है कि उसके दिल से रह रहकर आवाज आती, सावित्री वजनी गठरी नहीं, बुद्धिमती लड़की थी, परंतु खलनायक की बात उल्टी करके ही ली जाती। सो चुप लगा गया। सावित्री ने फतेहपुर में अपना घर संभाल लिया। ये साबित कर दिया कि ओरछा के लोगों ने अपने गंदे मुंहों से जो बदबू उड़ाई थी वो उन्हीं के दिलों की गंदगी थी। पर निंदा की सुगंध मनुष्य स्वभाव, लोग सुख लूटते रह गए। सावित्री मेहनती थी, मेहनत किसे प्यारी नहीं लगती। वो फतेहपुर में रम गई, ढोर बछेरुओं से लेकर घर आंगन पुरा पड़ोस और पति की प्रिय बन गई। माँ का साया बचपन में सिर से उठ गया था। आस पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों से नाता जोड़कर सुखी थी, खुद भी भौजी भाभी बनी रोलती। वीरेंद्र के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करना उसे अच्छा लगता था। रोपाई निराई के लिए कभी मजूर नहीं लगाने दिए। कौन कहेगा कि वो इंटर कॉलेज में 11वीं पास लड़की है, कि गणित मास्टर साहब के घर उसने चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, कुएं से पानी नहीं भरा, गोबर नहीं पाथा, किसानी नहीं की। हर हाल में सुख ढूंढ लेने वाली सावित्री का अपना ही संसार, घर का चौक ही गुलाब बाग बना लिया। उस साल वर्षा का मौसम था, रोज रोज पानी बरसता था। आकाश में काले सलेटी बादल छाए रहते, घटा घोप अंधियारा गिराता। दिन में भी रात। बेतवा का जल बढ़ने लगा। मेह की 2 बूंदें भी डराने के लिए काफ़ी थीं। खेतों में फसल का बीज गल गल कर मर रहा था। बेतवा और बढ़ी, जल फैला, सीमा घेर ली। गांव के किसान थर्रा गए। अनिष्ट, प्राकृतिक आपदा, भगवान को सुमिरने के अलावा चारा क्या था। संकट की घड़ी को काटना। सावित्री कड़कती हुई बिजली और बरसते हुए पानी को भयातुर आंखों से देखती कि बेतवा ने रात के समय अचानक जोरदार हमला किया। तेवर बदल लिए, क्रोधित होकर उफनने लगी। रात ही रात में फुफकार मारता हुआ पानी गुस्सैल सर्प की तरह बढ़ता चला आ रहा था। तेजी से गांव में घुस आया। गलियां डूबने लगीं, दुकानों के चबूतरे भीग गए, घरों की पहचान खोने लगी। मंदिर प्राइमरी स्कूल में पानी ही पानी। सवेरा होने से पहले गांव जगरमगर उठता था। सावित्री अपनी गाय भैंसों को सानी खिलाकर दुहलाती थी। कच्चे दूध की गंध से महमहा उठता था बरौठा। पानी सब कुछ लील गया। गांव अनपहचान, हाहाकार और खामोशी। बड़े बूढ़े ढहकते हुए रूखे पेड़ों से बदहवास। जवान लोग जो मेहनत करते थे पेड़ों पर जा छिपे। बच्चे जो गलियों में फुदकते फिरते थे चीखें मार कर माँ की छातियों से चिपट गए। माएँ अपने छिपने की नहीं, बच्चों की हिफाजत की जगह नहीं खोज पा रही। चिंता में पानी को चीरती हुई इधर उधर भाग रही हैं, घिरी हुई गायों की तरह। घर में रखे अनाज को बचाने के लिए तमाम उद्यम किए। सावित्री 2 पोटली ही चढ़ा पाई छत पर। आग और पानी का प्रकोप किसी को जिंदा छोड़ता है। नदी दीवारों को रौंदने लगी। दुहाई बेतवा मैया, ये तबाही। अपने पाप पुण्य याद करने लगा आदमी। पेड़ों पर बैठे लोग सुरक्षित थे, मगर पेड़ ही खड़े नहीं रह पाए। छतों पर चढ़ी औरतें अपने बच्चे दबाए हुए थीं, लेकिन दीवारें दगा दे गईं। आदमी लाशों में तब्दील होने लगा। सावित्री पुकार रही है, काकी तुम कहाँ हो? पोले बब्बा को आवाज़ दो। रमेशा की अम्मा, तुलसी फुआ, अरे कपूरे कक्का, मीतो को यहाँ भेजो। कोई नहीं बोलता। नाते और प्रीत प्यार के रिश्तों पर गंदला पानी भंवर मार कर चढ़ बैठा। भंवरों की चालाकी के मारे हारते बहते पशु, गायें बाँ बाँ करती हुई तैरने का हुनर खो बैठी। कुत्ते बिल्ली बह गए। सावित्री की धोती में एक तार भी सूखा नहीं। सिकुड़ी सहमी सी वीरेंद्र के पास खटिया से लगी धरती पर बैठी हुई कच्ची पक्की छत को ताक रही है। पता नहीं छत भी कितनी देर का आसरा। वीरेंद्र ने सावित्री की बाँह पकड़ ली। भय में प्यार भरा हाथ दिलासा दे रहा है। जानती है कि दिलासा आदमी तभी देता है जब वो बेहद निराश हो। पति की आंखों से झरती दहशत को क्या वो देख नहीं पा रही? सावित्री ने आंखों ही आंखों में हिम्मत भरनी चाहिए। सांसों से सांसों तक ताप पहुंचाया। हम जिएंगे या मरेंगे, मगर एक साथ, और इस संकट से लड़ेंगे साथ साथ। वीरेंद्र के माथे में दर्द है। सावित्री लेटे हुए पति के माथे पर हाथ धरे बैठी है। सामने 3-4 पक्की अटारियां हैं, गांव के बीच दाएं बाएं छिटकी हुई। वो ललचाती हुई नज़रों से देखकर सोचती है,
पैसे वाले लोगों का बेतवा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इंद्र भगवान भी उन्हें नहीं डरा सकते। सबका जोर जुल्म कमजोरों पर, कच्ची भीतों और मिट्टी के ओटलों पर। 3 दिन गुजर गए, पानी नहीं उतरा। मौत ने नंगा नाच मचाया है। कितने बच पाए? छत पर टंगे लोगों को धरती का नहीं आसमान का आसरा है। इंद्र भगवान ने अपना भंडार रिता दिया हो तो अब बस करो। अब हमारे पास क्या है? लत्ता कपड़ा बिलिया बासन तक चढ़ा दिए तुम्हारी धारा में। छीन ले गई बेतवा जिसकी हमने सदा पूजा की। नदी लील रही है लोगों को। चौथे दिन अंधियारे भरे बोर की बेला किसी की आवाज़ आई। राहत कैंप खुल गया है, हेलीकॉप्टर पैकेट गिराएंगे। बस्ती की हर जीवित आंख आकाश पर जा टंगी। हेलीकॉप्टर टिड्डी की तरह चक्कर काटते रहे। कुछ देर के लिए गांव वाले बाढ़ को भूल देवताओं के विमानों को देखते रहे। कहते हैं भगवान के दर्शन होने पर आदमी जगत माया भूल जाता है। भूखे प्यासे पानी से घिरे आदमी सच में ही अपनी बुनियादी ज़रूरतें भूल गए। आसमान में उड़ने वाले लोग देवता ही होंगे, सम्मोहित कर रहे हैं। बुखार से तपते हुए वीरेंद्र के कान के पास मुंह ले जाकर सावित्री फुसफुसाई, अब कुछ खाने को मिलेगा, ताप सिरा जाएगा। आंखें खोलो, राहत आ रही है। हेलीकॉप्टरों को देखकर क्षण दो क्षण के लिए भूले थे। उनके गायब होते ही फिर आ दबोचा भूख ने। पानी उतरने लगा, सारी कुरूपता उघड़ गई। नंगा संसार गिजगिजाता हुआ। गाय भैंसों कुत्ते बिल्ली मर्द औरतों और बच्चों की मिली जुली लाशें। रोने की ताकत ना थी, आंखें सूखी वीरान, मगर भूख बड़ी बेरहम है। लाशों के ऊपर तांडव मचाए है। आंतों में बड़े बड़े कांटे हैं जो भीतरी तहों को फाड़े दे रहे हैं। आदमी क्या क्या खाने को तैयार है कहते नहीं बनता। बस चले तो आपस में ही एक दूसरे को चबा लें। आदमी नहीं, जीव जंतु ढोर पशु 84 योनियों का भेद मिट गया। कीट पतंग की नाई मंडरा रहा है आदमी की भूख भरी जिंदगी नहीं छोड़ रही उसे। मल्लाह टोले में मछली की जगह सांप खाए गए। जो बाढ़ से बच गए थे सांप के जहर से मरे। बकरी भैंसें काटी गईं। सावित्री ने 2 पोटली अन्न बचाकर रखा था, लोग कच्चा ही चबा गए। उसके बाद पेड़ों के पत्ते, नीम की निमकौड़ी, पीपल के फल। बजबजाती गंदगी में खाना रहना, सुअरों की तरह लौटना, कमर ने दम छोड़ दिया है। राहत कैंप। स्त्री पुरुषों की भीड़ मुर्दों को फलांग कर भागी जा रही है। अपनों को चिता देने से पहले पेट भरने की चिंता। मरे हुओं से नाता कब मानती है जिंदगी, जीवन से ज़्यादा कठोर कुछ नहीं। नंगे अधनंगे लोगों को पता चला कि ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा। जिनके पास जो कुछ है पहले उसे काम में लाओ। काकी की गाय, रमेश की अम्मा की बकरी, रूपा मेहतर की 3 मुर्गियां पता नहीं कैसे बच गईं। भोले बब्बा के पिंजड़े में तोता। तोता कौन खरीदेगा? लोहे के भाव पिंजड़ा बिक जाएगा, लोहे का मोल है। गांव के बड़े लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ट्रैक्टर में ठिलियाँ लगा ली। वे हरिजन टोले से गरीब औरतों को ले जा रहे हैं। ये भी जरिया है राहत लेने का। भूखी प्यासी मजबूर कमज़ोर बीमार औरतें कैंप तक पहुंचने की भरपूर कोशिश में जुटी हैं। वे अन्न नहीं जिंदगी लेने जा रही हैं। कपूरे कक्का की औरत ताप से मर गई। 8-9 साल की मीतो छोड़ी है। मीतो कल से ही रो रही है। भूखी है कि माँ का बिछोह। कपूरे कक्का मीतो के मरने की दुआ मांग रहे हैं। भूख से तड़पना नहीं देखा जाता, यही नाता बचा है बाप बेटी के बीच। वीरेंद्र का चेहरा देखकर सावित्री का दिल घबराने लगा। उसकी अपनी ही हालत कौन सी ठीक है। भीख मांगने जाए तो कटोरा फैलाकर रह जाएगी। आवाज़ निकलेगी भी कि नहीं। पूरे मोहल्ले पर निगाह डाली। मरघट से भी ज़्यादा भयावना सुनसान। आगे कोई रास्ता नहीं। सावित्री छोटा सा घूंघट करके चल दी। चलते चलते ट्रैक्टर की ठिलिया से जा लगी। सावित्री की जाति की कोई औरत नहीं जा रही। ब्राह्मण बनिया और ठाकुर यादवों की औरतें जाती हैं कहीं? उनके आदमी सब बंदोबस्त कर लाएंगे। ऊंचे लोगों की बात जरा दमदार होती है, एहलकार भी लिहाज करते हैं। फिर साथ में नीचे कौम की औरतें हैं तो सही। लोगों ने उसे अजीब नज़रों से देखा, आपस में कानाफूसी की, कोई कोई हंसा भी। सावित्री ठिलिया में बैठ गई। मरती हुई औरतों ने देखा तो सिर हिलाकर रह गईं। रास्ते में तमाम लोग लौटते हुए मिले। कीचड़ सने आदमी, मैली कुचली औरतें। उनके सिरों पर छोटी छोटी पोटलियाँ थीं। तेल की बोतलें थीं, खाली या भरी,
औरतें थीं डगमग चलती हुई, अनपहचान, गंदी सनी लिथड़ी सी। कस्बे के इंटर कॉलेज का फाटक, फाटक के भीतर चौक, चौक के चारों ओर दालान। बाढ़ के कारण पढ़ाई ठप है। सरकारी रसद रखने की सुरक्षित जगह। आटे और चीनी की बोरियां कमरों में चिनी हैं। डबल रोटी, बिस्कुट और मूंगफलियों के पैकेट, दिया सलाइयों के बंडल, मिट्टी के तेल के पीपे, लकड़ी की पेटियों में दवाएं। और सामने खड़ी हैं जरूरत के मारे लोगों की कतारें। लाइन में लगे लोग दाएं बाएं से पंजों के बल उचक कर खाने पीने की चीज़ों के, जिंदगी के लिए जरूरी सामान के दर्शन कर लेना चाहते हैं, जैसे उन सबके प्राण बंधे हों उन बोरियों बंडलों में, और आंखों से देख कर ही खींच लेंगे जीवन के लिए सत्य। आजू बाजू की मैली लिथड़ी कतारों के बीच एक कतार में सावित्री खड़ी हो गई। सामान वाले कमरे की किवाड़ें पूरी नहीं खोली गईं। शायद भूखे नंगे लोगों का डर है, कहीं वे लूट ना लें। जबकि खाकी वर्दी पहने कमजोर सा एक आदमी लाइन में लगे लोगों को चाहे जब डंडा कोंचकर आगे पीछे ठेलने लगता है, तड़ाक से मार भी देता है। इस समय लोगों के चलते सारे देश का मालिक ये कमजोर आदमी है, जिसके हाथ में सरकारी डंडा है। लोगों में अपने दर्द को पी जाने की लाचारी के सिवा कुछ शेष नहीं रहा। सबसे अच्छे अनुशासन का नमूना यहाँ है। इतनी बड़ी भीड़ मरियल से आदमी के काबू में है। वो ना भी होता तो भी अंतर नहीं पड़ता, सब कुछ इसी तरह चलता। निर्बल लोग बिना हिले डुले कतारों में खड़े रहते। वे बाढ़ में गिर जाने के अपराधी हैं, इसलिए आज्ञा मानकर भी डंडा झेल रहे हैं। शायद इनकी सहन शक्ति में अन्न मिलने की आशा शामिल है। अन्न भंडार में तराजू चलने की आवाज़ तो आ रही है। सौदा तुल रहा है, सौदागर घूम रहे हैं। सरकारी आदमी के वेश में खरीदार, गांवों के लोगों में खाना फूसी हो रही है। भूख चौकन्नी होती है, अपने अन्नदाता को ताड़ लेती है। नंगे भूखे कान देखकर माई बापों का हुक्म, उनकी फरमाइश, उनकी पसंद सुन रहे हैं। कुछ हाथें ऐसी हैं कि ऐंठती आंतों वाले कंधे झुकाए हुए लोग यकायक तनकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में लपलपाती सी कौंध जागती है, पर शीघ्र ही आग बुझ जाती है और वे सिर झुकाकर खड़े रह जाते हैं। औरतें कितनी हैं फतेहपुर की? फुसफुसाहट सुनाई देती है। ढोर डंगर बकरी तोता नहीं, स्पष्ट आवाज। औरतें डेंगू बुखार दस्त उल्टी जहरीले पानी से हुई खाज खुजली की मारी हुई नहीं, समझे? सूखी ठटरी बुढ़िया भी नहीं। फुसफुसाहट आती है। सावित्री की पांचों इंद्रियां जागृत हो गईं। ये राहत, राहत मिलेगी तो? सरकारी लोगों ने की, राहत कैंप के ठेकेदारों ने, गांव के बड़े लोगों द्वारा ठिलिया में भरकर लाई हुई सड़ी गली लकड़ी सी हल्की औरतें एकदम खारिज कर दी। गांव के भले लोग असहाय से देखते रह गए। वे क्या करें? अपनी ओर से खूब कोशिश कर ली। सरकारी मामला, सरकारी लोग नेता लोगों के मुंह देखा ठहरे। नेता लोग जनता के सेवक हैं, लेकिन इलाके के दादाओं के एहसानों तले दबे हुए। दादा लोग जानते हैं किसको जिंदा रखना है, किसको भूखों मार देना है। रसद बचेगी तो बेच दी जाएगी, लेकिन अनुपयोगी लोगों को किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। अन्य को बर्बादी करती है आबादी। वो खड़ी खड़ी सुन रही है, जितना पल्ले पड़ रहा है समझ रही है। उसके भीतर स्वतः ही हाहाकार मच उठा। जिनकी मौत पर मुख खोले मौन रह गई थी, उनके लिए पछाड़े खाने का मन हो रहा है। ओ श्यामू की बहू, अभागिन नाग बाबा डस गया। रमेश दाऊ जू वाली जिज्जी तुमको हैजा लील गया। सरजू तेलनिया तुमको बेतवा संग बहा ले गई। रतिया रामदेवी विमला आग लगी, आज तुम्हें होना था मेरे संग यहाँ। इन लोगों को जी भर खुश करने हम और गोदाम खाली करा ले जाते, सबके सब पेट भर खाते। गांव में घर घर गीले चूल्हों से धुआं उठता, गली गली गमक उठती। रोटी की बास ने चपेट लिया सावित्री को। ओ बाबा, अच्छे कपड़े पहने हुए एक आदमी कपूरे कक्का को इशारा करता है। कपूरे कक्का बाबा नहीं, भूख के कारण कमर झुक गई है, पीठ से पेट चिपक गया है, देह पर केवल एक पंचा चिपटा हुआ है। कपूरे कक्का के बगल में उनकी बच्ची मीतो खड़ी है। पुकारने वाला कक्का को नहीं, मीतो को देख रहा है। झीनी फ्रॉक में सपाट छाती से फिसलती हुई नज़र उसकी जांघों पर। राय प्रवीण ने खबर सुनी कि अगर वो आगरा नहीं गई तो ओरछा का एक एक आदमी मौत के घाट, खून खच्चर। सावित्री ने बेचैन निगाहों से इधर उधर देखा।
नाता रिश्ता लाज लिहाज त्याग कर छोटा सा घूंघट भी उलट डाला। कपूरी कक्का से बोली, मीतो को लेकर गांव लौट जाओ आप। देखने वाले को सावित्री पसंद आ गई। वो नज़रों से भाग गई। जो तौल रहा हो, भूखी है पर ठीक ठाक है। नहाएगी धोएगी तो रंग भी निखर आएगा। काठी में दम है, चेहरे पर सलोनापन है, उम्र भी ज़्यादा नहीं। तोल रही हैं नजरें, तुल रही है सावित्री। तराजू चल रही है। राहत कैंप है, हर किसी को राहत चाहिए। अन्न वालों को अन्न, गोश्त वालों को गोश्त। गांव में तो वैसे ही अदला बदली का रिवाज होती है। चावल चीनी गुड़ तेल सब अनाज के बदले। सावित्री आगे बढ़ती चली गई। राय प्रवीण सोचती है, इस दरबार में कवित्व दोहे और छंद काम आने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ कोई यवन बादशाह अकबर नहीं। ये जूठन खाने वाले पंडित जूठन की भी जूठन पचा जाएं। चमकदार दुनिया नहीं है यहाँ। सादा पलंग पड़ा है, सादा मटमैली सी चादर, वैसा ही तकिया, फूलना गुलदस्ता। कमरे की दीवार पर गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी है। एक ओर माँ सरस्वती टंगी हुई हैं। नाटक खेलते समय वीणा वादिनी वर्दे। नहाना है पहले, किसी पुरुष आवाज़ ने हुक्म दिया। खुशबूदार साबुन मिलता है, साथ में एक धोती भी है। पेटीकोट ब्लाउज पहनने की ज़रूरत नहीं। युद्ध के पहले सैनिक की तरह सजेगी वो। कमरे में आई तो बेहद सादा मगर उजले कपड़े पहने हुए एक भारी बदन वाले सांवले सज्जन हैं। उम्र होगी 45। क्या इनकी पत्नी इतनी ठंडी है कि ये इस तरह? वे शांत चेहरे से मुस्कुरा रहे हैं। इशारा दिया, इधर आओ। सावित्री का बदन बराबर कांप रहा है। सहमती हुई आगे बढ़ रही थी, जो शेर की मान में जा रही हो। कलेजे में ढोल की सी चोट। झटपट पकड़ ली। उसने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। विरोध दिखाने की हकदार ही कहाँ है? अपने हाथों किया सौदा। जितना चाहोगी भिजवा देंगे। जैसे देवताओं ने आकाशवाणी की हो। उसके कानों में संगीत सा बज उठा। आनंद पैदा करना चाहा था उन्होंने। इस समय अन्न ही सबसे बड़ा आनंद है और उसका स्वर्ग नरक सब कुछ है अन्न। बाहों में भींच ली। बिस्तर पर पड़ी है चित्त। पहाड़ सा नंगा बदन ऊपर लद गया। वह भी नंगी है। दो प्रजनन अंग टकराए, काम जारी हो गया। वो खिड़की के उस पार देखना चाहता है जहाँ चांद निकला होगा। रोटी के आकार का चांद। व्याभिचार पाप अधर्म से निकलता हुआ रोटी बराबर चांद। बहुमूल्य बेशकीमती जीवन देने वाला पूरा चंद्रमा। इसके सिवा उसके ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ तक कि ऊपर चढ़े सज्जन व्यक्ति का विजयी चेहरा भी रोटी की शक्ल में तब्दील हो गया। आकार गोल गोल गोल। लोग आते गए। वो धोती बदलने भी उठी थी मगर गौर नहीं किया कि वे लोग कौन, कितने आदमी। देह की अंदरूनी परतों में छिलते छिलते कटाव पड़ गया है। कमर के नीचे चिपचिपी पोखर सी बन गई है। छातियों ने घावों की शक्ल ले ली है। गालों पर दांतों के निशान। चेहरा दागदार हो गया। टीस दर्द है पर वो जिंदा है। वो जिंदा रही तो गांव भी जिंदा। सावित्री 2 दिन तक रोकी गई। राय प्रवीण अकबर के दरबार से लौटी तो ओरछा की जन प्रजा स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। लोगों ने जय जयकार किया, फूल बरसाए, नगर में उत्सव मना। राजा इंद्रमणि सिंह अपना रथ लेकर उस सती स्त्री का अभिनंदन करने नगर द्वार पहुंचे। सावित्री के वापस आने तक फतेहपुर में 2 ट्रक सामान आ चुका था। गांव के लोग ट्रक के पास अभी भी मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे। यदि उन्हें सरकारी राहत के प्रति श्रद्धा ना होती तो वे ट्रक को लूट लेते। अब तक उनके मुर्दा चेहरों पर जिंदगी की रोशनी सी झलकने लगी थी। सावित्री को कमजोरी थी, नीचे घाव थे, चाल में भी लड़खड़ाहट थी। वो अपने घर की ओर संतोष भरी आंखों से देखती हुई चली आ रही थी। गांव पहले जैसा रूप अख्तियार करता जा रहा है। घर में घुसी तो पौर में खटिया पर बैठ वीरेंद्र को देखकर ठिठक गई। अभी क्यों आ गई? वहीं रहती, यार बहुत मन भाए। पति के चेहरे पर कड़वाहट और आंखों में क्रोध की आग। वो झुलस कर भी उफ नहीं बोली। जिस खुशी को लेकर आई थी, पति की बातें उसके आगे कहाँ ठहरती हैं। अनसुनी करके आगे बढ़ गई। वीरेंद्र उसके पास आंगन में चला आया। आंखों ही आंखों में बहुत कुछ समझाना चाहा सावित्री ने, लेकिन उसका बुखार टूट चुका था दवाओं से। अन्न मिल जाने के कारण देह में भी जान आ गई थी। मिसमिसा कर बोला, आगे मत पाँव बढ़ाना रंडी। गंवार वीरेंद्र,
गुस्से में है, वो गम खा गई। कलह का समय नहीं है ये। मुझे मालूम था कि एक दिन तू यही सब करेगी। बाप की नाक कटाकर भी तो आई थी। अभी अभी जिस कहर से इस गांव के लोग गुजरे हैं वो मौत से भी कई गुना भयानक था। भूख से मरते हुए जनों को बचाने की खातिर छोटी कौम की औरतें भी तो ले जाई गई थीं। वे रंडी थीं, सावित्री नहीं। यही कहना चाहता है वीरेंद्र। बाँह पकड़कर बाहर को खींचने लगा। सावित्री में राड़ तकरार की हिम्मत नहीं। वो कपूरे कक्का के मलबे में तब्दील हुए घर की ओर चल दी। मीतों के पास रहेगी 2 दिन, इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तीसरे दिन शांत मन से लौटी तो पति नहीं राक्षस खड़ा था सामने। पकड़ कर लात घूंसों से पीटा, घसीट घसीट कर पटका, जैसे ये करना उसके लिए जरूरी हो, कि दिखा रहा हो कि लोगों, इस पापिष्ठा औरत को पति होने के नाते मैं क्या क्या सजा दे सकता हूँ। सहन शक्ति राई भर भी न बची। सावित्री वीरेंद्र से ज़्यादा बलिष्ठ लोगों से जूझ कर आ रही थी। वे संख्या में 8 गुने 10 गुने पता नहीं कितने ज़्यादा। बस पति ने हाथ लगाया कि चोट दर्द भूल कर 2 लातें मारी मर्दानी कमर पर। वो सांप की तरह फुफकारता हुआ उठा तो 3-4 धक्के दिए लगातार और घर में जा घुसी। राहत कैंप में उसने भी तो पेट में कुछ अन्न डाला ही था। लेकिन जबरदस्ती पति के घर में रहना वीरेंद्र की नफरत को सहने के सिवा कुछ न था। उसकी ओर से कहने वाला कोई न था। बड़े लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं होती। कपूरे कक्का गरीब थे। उनकी बात में उनकी खस्ता हालत जैसा ही दम था। एक पल में पछाड़ दिए गए। रात के अंधेरे में एकदम आँख खुल गई। गले पर दबाव पड़ रहा था। देखा कि वीरेंद्र के हाथ में रस्सी। जिंदा रहना मुश्किल है। गला घोट देगा या फिर जहर। अब पत्नी मानकर संग रहने वाला नहीं। जूठन की जगह घूरे पर होती है। मैं जिंदा जूठन। मर्द को कौन समझाए। क्या सोचा था, क्या हुआ। पति की नफरत उसे जड़ से उखाड़े दे रही थी। फिर भी जहाँ तक बस चला रही अपने हक के चलते। अंत में जब प्राण बचाने मुश्किल दिखने लगे तो पति को कौन रोक सकता है। सरकारी लोग, पुलिस और नेता लोगों से फरियाद करने से तो अच्छा है कि पति के हाथों मारी जाए। राहत कैंप ने सारे भेद उजागर कर दिए। लेकिन जिंदगी का मोह, जीने की तृष्णा, वो प्राणों को छुपा कर कहीं भाग जाना चाहती है। सांसों को किसी सुरक्षित डिब्बिया में बंद करके उड़ जाने की बात। कहाँ सारे ठिकाने रिश्तेदारियां याद आती रहीं। नाना, मामा, बुआ, मौसी। ऐसे मामलों में कोई मदद करने वाला नहीं। बदनामी बाघ से ज़्यादा भयानक होती है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। आग की धार में चलती जा रही थी सावित्री और उससे गुजरते ही याद आया कि पिता का घर, माँ की गोद सा महफूज ठिकाना उसे मैसर होगा या नहीं, उसे भी आशंकाएं थीं। छोटी बहन के कुंवारेपन पर बड़ी बहन का चाल चलन कहीं भारी न पड़ जाए। फतेहपुर से उसके करतब की खबर हवा के साथ उड़कर आई थी और बदबू की तरह गांव में फैलने लगी। पिता घबरा गए बुरी तरह। दुष्टा। ऐसे ही में एक रात आ पहुंची थी सावित्री, एकदम चुड़ैल वेश में। बदचलन बदकारियों की पोटली सी बाप के आंगन में आ गिरी आधी रात के समय। गणित मास्टर साहब जानते थे ये उलझा हुआ गुच्छेदार दाग दगीला सवाल कैसे सुलझेगा। उन्होंने बेटी के सामने हथियार डाल दिए। कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं। देह पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, माचिस उठा ली। सावित्री अपना मोह भूल गई। कौन सी बेटी चाहेगी कि उसका जन्मदाता, पालनकर्ता, दुनिया में सबसे बड़ा शुभचिंतक आत्महत्या कर ले, वो भी उसी के कारण। उसकी कल्पना थर्रा उठी। गोविंद ने सुना तो उससे मिलने की चिंता में डूबा रहा। उसे सावित्री के पिता की योजना का क्या इल्म। फिर भी ऐसे हौसला बनाया था जो अपनी नहीं सावित्री की जान हथेली पर धरकर उससे कुछ बातें करने जा रहा हो। सावित्री जो 5 मिनट के लिए भी सामने खड़ी नहीं हो पाई, केवल इतना बोली थी, अब कहाँ। कहते हुए उसका सारा बदन कांप रहा था। गजब। दूसरे दिन ओरछा में एक खबर फैल गई कि सावित्री बेतवा में डूब मरी। बहुत संभव है कि नहाने गई थी, क्योंकि धुले सूखे साफ कपड़े पाट पर रखे देखे गए। ओरछा के लोगों की भीड़ नदी के पाट पर जमा होने लगी। अब तक जिस पिता ने उसे महामारी की रोगिणी की तरह दुरदुराया था, सन्न अपसन्न से नदी की धार पर आंखें गड़ाए खड़े हैं। लहरों में उछाल खाकर ऊपर आ रही है सावित्री।
नद्दी खा गई लड़की को। भीड़ में से कोई कहता है कि गणित मास्टर साहब ने सावित्री के कपड़े उठाकर छाती से इस तरह लगाए जैसे वे सूखे साफ वस्त्र नहीं, पाक साफ सावित्री ही हो, और बिलक बिलक कर रो पड़े। दमयंती पिता का बेआवाज रुदन देखते ही चिंघाड़ कर दीदी दीदी कहती हुई पछाड़े खाने लगी। कई जोड़े हाथ दमयंती को थामने के लिए बढ़े, स्त्रियां पीछे ही रहीं। बाप बेटी का छाती फाड़ दुख और विलाप तमाशबीनों को खासा करुणा भरा आनंद दे रहा था। तभी तो लाश ना होते हुए भी लोग मास्टर साहब और दमयंती को देखने के लिए 2 घंटे खड़े रहे। लाश किसी तरह मिल जाए, युक्तियां सुझाई जाने लगीं, साधन बताए गए। गणित मास्टर साहब जो बहरे हो गए हों, दुख के मारे पिता की तरह लंबी लंबी सांसें भरते रहे। करुणा के रास्ते गुजरते हुए लोग सावित्री की बहादुरी तक आ पहुँचे। कहते हैं ना, मरे पूत की बड़ी बड़ी आंखें। सावित्री सचमुच ही सावित्री निकली। शील भंग हुआ, सती तो नष्ट हुआ, पर अपने आदमी का पिछौरा मैला होने से पहले अपनी जान पर खेल गई। बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही तो जल में छलांग लगा दी। भाई, इन्हीं सतियों के दम पर कायम है संसार। गोविंद मन ही मन हंसता है। वो किसे बताए और किस लिए बताए कि सारा दिन पर्यटकों को घेर घार कर बक झक करते हुए झूठी सच्ची बातों में फंसाकर कमाई का जरिया तलाशता है, ज़्यादा से ज़्यादा ठगना चाहता है और जेब भरते ही रात वाली मोटर में बैठकर एरच जा पहुंचता है। गोविंद नहीं बताना चाहता कि कहाँ है उसकी राय प्रवीण। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी राय प्रवीण।